साथियों नमस्कार। आज हम कानूनी जानकारी की सीरीज में लेकर आए हैं जो मुख्य कानून हैं जो आमतौर पर प्रयोग में आते हैं, जिनके तहत ज़्यादातर अपराध होते हैं और उनमें सजा होती है, उनका मुकदमा चलता है। भारतीय न्याय संहिता 2023। इससे पूर्व देश में भारतीय दंड संहिता लागू थी। समय के अनुसार भारतीय संसद को, हमारे देश को नए कानूनों की जरूरत थी, जिसे भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। 25 दिसंबर 2023 को दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और ये भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया। इसका अधिनियम संख्यांक 45 है। इसका अधिनियम संख्यांक 45 है। ये 1 जुलाई 2024 को धारा जो 106 सबसेक्शन 2 है, इसको छोड़कर पुरानी वाली में थी ये 304A। इसमें 106 सबसेक्शन 2 जो है, इस पर बहुत विवाद हो गया था, जिसे बाद में ड्राइवरों के द्वारा पूरे देश में हड़ताल की गई, चक्का जाम हुआ। जिसके पश्चात सरकार ने जब इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया 1 जुलाई 2024 को, तो इसकी धारा 106(2) को छोड़कर शेष को लागू कर दिया गया और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण देश पर है। इसमें कुल 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं। पूर्व में जो हमारी आईपीसी थी, उसमें जो है कुल 511 धाराएं थीं। 511 धाराएं थीं और अब जो है 358 धाराएं हैं। इसकी सबसे पहली धारा जो आमतौर पर हर अधिनियम में होती है, उसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इसका संक्षिप्त नाम जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह संपूर्ण भारत पर लागू है। ये भारत के बाहर भी उन लोगों पर लागू है, जैसे कोई पोत है, कोई जलयान है जो भारत में रजिस्टर्ड है और उसमें कोई अपराध पारित किया जाता है उस जलयान पर, तो वो भारत के विधि द्वारा शासित होगा। इसके अलावा जो है धारा 2 है। धारा 2 जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, विशेष तौर पर परिभाषाएं। इससे एक्ट है, एक्ट कार्य जो है, कोई भी कार्य जो किया जाता है उसका कोई न कोई आशय होता है, इंटेंशन होता है। उसके बाद जीव जंतु। जीव जंतु का मतलब है मानव से भिन्न
कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत पशु या अन्य भी आते हैं। इसके बाद परिभाषा दी गई बालक की। बालक के अंतर्गत वो आते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। कूटकरण, अगली परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर पूछी भी जाती है। कूटकरण, कूटकरण का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज जिसके समान कोई दूसरी चीज बना देना, और इस आशय से कि दूसरा व्यक्ति ये प्रवंचना करे या समझे कि वो वही चीज है जिसकी ये डुप्लीकेट बनाई गई है। इसके बाद आता है परिभाषा न्यायालय की। न्यायालय का मतलब है कि विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया कोई भी व्यक्ति। विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया एक न्यायाधीश जहां बैठकर कार्य करता है, उसे न्यायालय कहा जाता है। बेईमानी, मृत्यु मीन्स डेथ। बेईमानी, बेईमानी का मतलब है डिसऑनेस्टली, एक को जो है सदोष विरुद्ध लाभ पहुंचाया जाए और एक दूसरे व्यक्ति को हानि, ये इंटेंशन हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बेईमानी कहलाता है। इसके बाद है साक्ष्य। इसके बाद परिभाषा आती है दस्तावेज की। दस्तावेज किसे कहा जाता है? दस्तावेज का मतलब है साक्ष्य के रूप में प्रयोग के लिए आश्रित किसी पदार्थ पर अक्षरों से, अंकों से या चिन्हों के माध्यम से उसमें कुछ वर्णित हो। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं। ये सभी आते हैं। जैसे बैंक का चेक एक दस्तावेज है। किसी शिलालेख पर लिखे गए शब्द दस्तावेज हैं। कोई डॉक्यूमेंट जो चाहे सेल डीड का हो या एग्रीमेंट का हो, ये सब दस्तावेज हैं। फिर है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक मतलब छल करने के आशय से, कपट के आशय से कोई कार्य किया गया हो जिसमें कपट होना आशयित हो, उसे कहा जाता है कपट। लिंग, लिंग जो है आईपीसी में 2 ही शामिल थे, मेल और फीमेल। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सद्भाव पूर्वक का मतलब है कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना जो कोई काम किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना, ध्यान से जो कोई कार्य किया जाता है उसे सद्भाव पूर्वक। सरकार, सरकार का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। संश्रय, संश्रय मतलब आश्रय देना। संश्रय या परसंश्रय ये पूर्व में धारा 51 का में था। इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, अगर उस व्यक्ति को कोई आश्रय दे दे, यानी रोक ले अपने घर में, या उसको भोजन खिलाए, पानी पिलाए, या उसको धन दे, पैसा दे या वस्त्र दे, युद्ध करने के जो हथियार वगैरह हैं या गोला बारूद के लिए उसका इंतजाम करे या वाहन का इंतजाम करे या किसी अन्य प्रकार से सहायता करे जिससे कि उसको जो है बचाया जा सके, या जो विधि पूर्वक कार्य कर रहा है उससे उसको बचाया जा सके।
इसके बाद है क्षति। क्षति जो है इंजरी, कितने प्रकार की होती है? एक तो शारीरिक इंजरी, दूसरी मानसिक, तीसरी गुडविल की, चौथी प्रॉपर्टी की। ये 4 प्रकार की इंजरी की डेफिनेशंस इसमें दी गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। फिर अवैध, कोई कार्य अवैध कार्य उसको कहा जाता है जो कि विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी कि जिसे विधि द्वारा करने से रोका गया हो, ऐसा कार्य अवैध कहलाता है। न्यायाधीश, न्यायाधीश विधि द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त किया गया व्यक्ति, न्यायाधीश। स्थानीय विधि, लोकल लॉ, स्थानीय विधि किसी स्थानीय विशेष स्थान के लिए या विशेष क्षेत्र पर लागू करने के लिए जिस विधि को बनाया जाता है उसे स्थानीय विधि, बनाया जाता है और लागू किया जाता है उसे स्थानीय विधि कहा जाता है। जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति का मतलब है ऐसी चीजें जो भूमि से जुड़ी हों, भूबद्ध हों, उन्हें जंगम संपत्ति कहा जाता है। वचन इसमें 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। शपथ, शपथ इसके लिए नियुक्त कोई लोक सेवक। अपराध, क्राइम, भारतीय न्याय संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि के तहत कोई कार्य जो विधि द्वारा निरुद्ध है या जो विधिता अपराध घोषित किया गया है, उसे इस परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। लोक सेवक, लोक सेवक की परिभाषा तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन लोक सेवक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो काम के बदले में पारिश्रमिक जो है सरकार से प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति, सभी व्यक्ति लोक सेवक माने जाते हैं। विशेष विधि, विशेष विधि जो विशेष क्षेत्र या विशेष क्षेत्र के लिए बनाई जाती है उसे विशेष विधि, या विशेष प्रकार के अपराधों के लिए बनाई जाती है उसे विशेष विधि कहा जाता है। मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब है कोई ऐसा विधिक अधिकार सृजित करता हो जैसे जिससे स्वामित्व होना है या उसका अंतरण किया जा सके या उसे निर्बंधन उस पर किया जा सके, ऐसे मूल्यवान वैल्यूएबल सिक्योरिटी, चाहे चेक हो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अच्छा से, विल एक वसीयती दस्तावेज आता है। इसमें साधारण उपबंध किए गए हैं। इसमें धारा 3 की धारा 5 में जो है कॉमन इंटेंशन, जो कि आईपीसी में धारा 34 में था। धारा 4 जो है दंड के बारे में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। पहले जो है दंड थे 6 प्रकार के, 5 प्रकार के थे, एक हटा दिया गया था। अब जो है 6 प्रकार के दंड हैं। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु है, आजीवन कारावास है और कारावास। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर गिना जाता है। और कारावास 2 प्रकार का होता है, एक सादा कारावास और एक कठोर कारावास। सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। इस चैप्टर धारा 4 जो है चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 1 जो हमारा है वो धारा 1 से लेकर धारा 3 तक है। और इसमें जो बढ़ाया गया है दंड
एक 6 प्रकार के दंड इसमें दिए गए हैं। मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास और कारावास। कारावास में 2 तरह का कारावास है, साधारण कारावास और कठोर कारावास। इसके बाद में जो है संपत्ति की जप्ती यानी कि कुर्की। फिर है जुर्माना, और जो नई बढ़ाई गई है सजा उसे सामुदायिक सेवा कहा जाता है, यानी कि सजा के बजाय आपको समाज में रहकर कुछ काम करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाएगा। इसके बाद जो है धारा 4, धारा 5। धारा 5 बताती है कि दंडादेशों का लघुकरण कौन कर सकता है, यानी कि दंडादेशों को कम कौन कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि समुचित सरकार जो है वो दंडादेशों को कम कर सकती है। अब समुचित सरकार किसे कहा जाता है? समुचित सरकार में जो इसमें दिया गया है, समुचित सरकार के अंतर्गत या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, समुचित सरकार के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर धारा 6 सिर्फ ये बताती है कि जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष गिना जाएगा। धारा 7 बताती है कारावास जब न्यायालय से किसी को सजा होगी, कोई दोष सिद्ध किया जाएगा, तो न्यायालय अपने निर्णय में ये भी देगा कि कितना कारावास जो है वो साधारण किस्म का रहेगा और कितना कठिन रहेगा। धारा 8 बताती है जुर्माना। कोई भी जुर्माना जो है वो असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। न्यायालय के द्वारा सजा के साथ साथ जुर्माना भी दिया जाता है। इसके बाद धारा 8 की 3 में यह बताया गया है कि जब न्यायालय सजा और जुर्माना दोनों से दंडित करता है तो अगर सजायाफ्ता व्यक्ति के द्वारा जुर्माना न अदा किया जाए तो अधिकतम कारावास के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है उसके 1/4 से अधिक उसको दंड नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर अब जब सजा दी जाती है, किसी मुकदमे में अभियुक्त को दोषित किया जाता है तो न्यायालय दंड के साथ साथ जुर्माना भी लगाता है और उसमें ये भी अपने जजमेंट में लिखता है कि अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा तो अतिरिक्त सजा जुर्माने के तौर पर जो है वो भोगनी पड़ेगी। ये उसमें मेंशन कर दिया जाता है। इसके बाद 8, 9, 10 ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 11 की ओर हम आते हैं। 9 में जो है 9 बताता है कि जब कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। जब जो है कोई अपराध कई अपराधों से मिलकर बना हो और उसमें संदेह हो, न्यायालय को यह संदेह हो कि इसमें कौन सा अपराध कारित किया गया है, तो उसमें जो सबसे कम सजा वाला अपराध होगा, जो सबसे कम सजा वाला होगा उसमें उसको सजा दी जाएगी, अधिकतम वाले में सजा नहीं दी जाएगी। कब? धारा 9 में यह बताता है कि जब ये संदेह हो कि अभियुक्त के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है ये निर्धारित न हो पा रहा हो, तब की स्थिति है ये। उसके बाद धारा 10 जो है बताती है
कोई दोषित व्यक्ति है उसके द्वारा अगर कोई अपराध कारित किया जाता है उसके संबंध में उसको जो है इसके बाद धारा 11 है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध से संबंधित है। एकांत परिरोध का मतलब है जो अभियुक्त है उसे जिसे सजा दी गई है उसमें न्यायालय कभी कभी ये भी सजा देता है कि ऐसा व्यक्ति एकांत रूप में कितने दिन तक व्यतीत करेगा, यानी कि बिताएगा। तो ऐसे में एकांत परिरोध जो है कुल मिलाकर जो कुल सजा दी गई है उसमें 3 माह से अधिक का नहीं हो सकता है। अगर सजा 6 माह तक है, 6 माह से कम है तो एकांत परिरोध 1 माह तक का हो सकता है। अगर सजा 1 वर्ष तक की है, 1 वर्ष से कम की है तब 2 वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और अगर सजा 1 वर्ष से अधिक है तब 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर के जो है एकांत कारावास की सजा जो है 3 माह से अधिक नहीं होगी। धारा 12 बताती है कि एकांत परिरोध की अवधि जो है वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी, और अगर यदि कारावास 3 माह से अधिक का है तो एक बार में 7 दिन से अधिक नहीं होगी। धारा 14 जो है बताती है कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए तथ्य की भूल क्षम्य है, वो कोई अपराध नहीं है। जैसे किसी न्यायालय के द्वारा किसी एक पुलिस अधिकारी को वारंट जारी करते हुए, गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है, उपस्थित करने के लिए, लेकिन भूलवश वो तथ्य की भूल के कारण कि जो यह व्यक्ति है मां को यह समझकर पकड़ लेता है और जब जांच में पाया जाता है कि ये मां नहीं, या नहीं मां है, क्योंकि ये एक तथ्य की भूल है इसलिए उसे अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि विदिता कार्य कर रहा है। धारा 15 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई भी व्यक्ति जो न्यायाधीश है वो न्यायिक कार्य कर रहा है तब उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। नहीं कि अगर उसने किसी को फांसी की सजा दे दी है तो कोई अपराध नहीं होगा। न्यायालय के अनुसरण में किया गया कार्य। अगर कोई न्यायालय के आदेश में कोई कार्य करता है तो उसको भी कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को फांसी की सजा दे दी गई है और जल्लाद ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाता है तो जल्लाद किसी भी अपराध से दंडित नहीं किया जाएगा, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है क्योंकि उसने वही किया है जो न्यायालय का आदेश था। धारा 17 तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये सूक्ति भी है, यानी अगर तथ्य के संबंध में आपने कोई भूल कर दी है तो उसको एक बार क्षमा किया जा सकता है, लेकिन विधि यानी कानून की कोई भूल कर दी है आपने तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने आ को बा समझकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि बा की हत्या का आपका उद्देश्य था लेकिन हत्या आ की हो गई, लेकिन विधि की दृष्टि में जो है हत्या एक अपराध है। आपने भले ही ये भूलवश किया हो, भूलवश आ की हत्या की हो, लेकिन कानून की दृष्टि में ये क्षम्य नहीं है, इसलिए आप हत्या के दंड से दंडित होंगे। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना।
अगर कोई आप विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आप पर्याप्त सावधानी के उसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, पीछे से कोई व्यक्ति जा रहा है और कुल्हाड़ी का फल निकल कर उसके लगता है और उसकी अंदर स्पॉट अगर डेथ हो जाती है तो ये कोई अपराध नहीं है। धारा 19 धारा 19 ये बताती है कि ज्यादा हानि को बचाने के लिए कम हानि अगर हो रही हो तो कोई अपराध नहीं है। जैसे एक जलयान का कैप्टन समुद्र में जा रहा है, अपने जलयान को लेकर जा रहा है, तब तक सामने एक बड़ा जहाज आ जाता है या सामने एक चट्टान आ जाती है जिससे उसमें 100 से ज्यादा लोग हैं उसमें हैं। अगर वो अपने जलयान को नहीं मोड़ता है अगर तो वो जहाज में टकरा कर डूब सकता है और 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने जलयान को मोड़ दे तो उसके मोड़ने से एक 3 से 4 लोगों वाली नाव को वो डुबो देगा और उसमें उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर वो कोशिश करे तो वो बच भी सकती है। लेकिन अगर इस कार्य में 4 व्यक्तियों वाली जो नाव है वो अगर डूब जाती है और उसमें व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो इससे भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज्यादा हानि को रोकने के लिए कम हानि भी कोई अपराध नहीं है। लेकिन कब, ये परिस्थितियों के अनुसार हो तब। इसके बाद धारा 20 जो बताती है 7 वर्ष से कम आयु के बालकों के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराधी नहीं माने जाएंगे। धारा 21 बताती है 7 से ज्यादा और 12 वर्ष तक के कम बच्चों के लिए के द्वारा कोई अपराध कार्य किया जाता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतना परिपक्व है और उसे ये ज्ञान है कि वो जो कर रहा है वो अपराध है तो उसे अपराधी माना जा सकता है। साथियों, ये था धारा 1 से लेकर 21 तक भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम संख्यांक 45। इसे हमने आपके साथ डिस्कस किया और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।